नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं कृतिका पुस्तिका के दूसरे पाठ जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जॉर्ज पंचम के नाक पाठ के लेखक कमलेश्वर जी हैं और उन्हें हिंदी के सशक्त लेखक भी माना जाता है। उन्होंने फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी हैं, जिसमें आंधी, मौसम, मिस्टर नटवरलाल, राम बलराम, सोतन, छोटी सी बाती आदि प्रमुख पटकथाएं हैं। प्रस्तुत पाठ में उन्होंने भारतीयों की गुलामी की मानसिकता का परिचय दिया है और ये बताया है कि स्वतंत्र होकर भी किस प्रकार मानसिक रूप से गुलाम है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत में आगमन और उनके दादाजी जॉर्ज पंचम की नाक टूटी हुई नाक को लेकर जो भारत की सरकारी तंत्र में उथल पुथल मची हुई थी, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आ रही थी। महारानी के भारत दौरे की खबरें प्रतिदिन अखबारों में छपती थी। एलिजाबेथ के दर्जी उसकी पोशाक को लेकर परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें यहाँ के अखबारों में खूब प्रकाशित हो रही थी। रानी के लिए कौन सी पोशाक बनाई जा रही है? रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, नौकरों, बावर्चियों आदि के साथ शाही महल के कुत्तों की तस्वीरें भी छप रही थी। जो भी इंग्लैंड के अखबार में छपता था, वही हमारे देश के अखबार में छपता था। तो उस समय की पत्रकारिता का वर्णन भी पाठ में किया गया है। रानी के आगमन को लेकर भारतवर्ष में सनसनी मची हुई थी। रानी के स्वागत की तैयारियां धूमधाम से हो रही थी। देखते ही देखते दिल्ली की कायापलट हो रही थी। सड़कों की सफाई व मुरम्मत हो रही थी। सभी मुख्य इमारतें सजाई जा रही थी और नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। दिल्ली अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रही थी। लेखक ऐसे कह रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके ऊपर ईश्वर की अनुकंपा हो गई है कि महारानी एलिजाबेथ दिल्ली में आई है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, अखबारों के पन्ने रंग दिए। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वाले लोगों की ताकत दोनों तरफ थी। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर खवाओं की मीटिंग बुलाई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। इसी संदर्भ में तुरंत एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार पैसों के मामले में कुछ लाचार था। उसने अधिकारियों के चेहरों की घबराहट घबराहट को जान लिया। तभी उसने एक आवाज सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सहज भाव से उत्तर दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहां बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया? अधिकारियों के चेहरों की हवाइयां उड़ गई। अंततः पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर पे ढेर खोले गए, किंतु कुछ भी पता न चल सका। अधिकारी गण फिर परेशान हो गए। एक खास कमेटी का गठन किया गया। उसे नाक लगाने का काम सौंप दिया गया। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि मैं देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा।
कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने भाषण भी जारी कर दिया। ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। सभापति ने अपने भाषण में कहा, हम मेहनत से सब कुछ ढूंढ सकते हैं। यही भाषण हर अखबार में छप गया। मूर्तिकार हर एक पहाड़ की खाक छान आया, किंतु किंतु वह कीमती पत्थर ना मिल सका। उसने कहा, यह विदेशी पत्थर है। सभापति उत्तेजित होकर बोले, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, तो पत्थर क्यों नहीं मिल रहा? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आई और उसने बताया, बहुत सोचने पर मूर्तिकार के मन में एक विचार कौंध आया। उसने अखबार वालों तक खबर ना पहुंचाने की शर्त पर एक सुझाव दिया। देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी तो बनाई गई हैं। उनमें से किसी के नेता की नाक जॉर्ज पंचम के नाक से मिलती जुलती है तो उसे ले लिया जाए। पहले तो सभा में सन्नाटा सा छा गया। फिर सभापति ने कहा, यह काम जरा होशियारी से। और ये सुनकर उसे मोक्ष सहमति मिल गई और मूर्तिकार चल पड़ा देश के भ्रमण के लिए। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था। उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, चंद्रशेखर आजाद, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि सभी की मूर्तियों को भली भांति देखा और परखा। सबके नाक की माप ली गई, पर सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। वे इस पर फिट नहीं बैठती थी। यहाँ पर सांकेतिक रूप से लेखक ने एक व्यंग्य भी किया है कि हमारे दिवंगत नेता और हमारे स्वतंत्रता सेनानी जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं अधिक ऊंचे हैं, बड़े हैं। उनकी नाक से हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की नाक कहीं ऊंची है, बड़ी है। इस बात से अधिकारी वर्ग में खलबली मच गई। अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी तो रानी के स्वागत का कोई अर्थ ही नहीं था। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती थी। अब बताइए मैं क्या करूं? तो यहाँ पर भी लेखक ने एक तरीके से फिर से सांकेतिक रूप से व्यंग्य किया है कि सन 42 में शहीद हुए बच्चों की नाक, उनका मान सम्मान भी जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं अधिक ऊंचा था, बड़ा था। अंत में मूर्तिकार ने एक और सुझाव प्रस्तुत किया, एक ऐसा सुझाव जिसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लो, ये अखबारों तक खबर नहीं जानी चाहिए। देश के 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति महोदय परेशान हो गए, किंतु उसे इसकी अनुमति। अखबारों में केवल इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया और जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं पर भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी का कोई ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। तो नाक तो सिर्फ एक बुद्ध के लिए चाहिए थी, जो बुद्ध जॉर्ज पंचम का था। अब यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में
हमारे लेखक व्यंग कर रहे हैं कि हमारे उस समय के सरकारी तंत्र पर कि वह स्वतंत्र होकर भी मानसिक रूप से गुलाम था। और ऐसा लगता है कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगने से सारे देशवासियों की नाक कट गई है, किसी की नाक नहीं बची थी। जिन विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा था, उनकी नाक के लिए हम अपनी नाक कटवाने को तैयार क्यों हो जाते हैं? प्रस्तुत पाठ में ये बताया गया है। और लेखक टिप्पणी कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि दिखावे को ऊपर रखकर देश के लोगों की नाक तक को रख दिया जाता है। ये था हमारा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। एक व्यंग्य प्रधान रचना है कमलेश्वर जी की और बहुत अच्छी रचना है। आपने ये वीडियो सुनी और देखी, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। अगली वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए और ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और शिक्षित बनें।